हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सतत विकास। सतत विकास सतत विकास टॉपिक जो है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है। पीसीएस में 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और जो अन्य एग्ज़ाम है वो उसमें भी एसडीजी लक्ष्यों से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसका विकास कैसे हुआ, क्या परिभाषा है। तो सतत विकास क्या है। सतत विकास एक ऐसी परिकल्पना है जो वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देती है, परंतु इस प्रकार कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन शेष रहे। ठीक है, तो ये क्या है, सतत विकास। सतत विकास एक ऐसी परिकल्पना है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करती है। तो अब सतत विकास की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, तो अवधारणा कैसे आई सतत विकास की। सबसे पहले 1987 में, कब, 1987 में यूनाइटेड नेशन ने एक आयोग बनाया। उस आयोग का नाम था द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या नाम था, द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उस आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे कहते हैं ब्रेटलैंड रिपोर्ट। क्या कहते हैं, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। पूरा नाम हमारा साझा भविष्य, द ब्रेटलैंड रिपोर्ट। जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इस रिपोर्ट में यूएन ने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया। क्या बोला, पहली बात तो बोली पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और भलाई अंतर संबंधित हैं। क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था को बिना पर्यावरण को ध्यान में रखे बढ़ाया जा सकता है या लोगों की भलाई अलग से की जा सकती है। तीनों अंतर संबंधित हैं। दूसरी बात बोली उन्होंने, वैश्विक स्तर पर सहयोग की ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया 1987 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आए 1992 में। 1992 में हुई रियो समिट। रियो समिट कहाँ हुई, ब्राज़ील में रियो समिट। इसमें कुछ दस्तावेज जारी किए गए, कुछ चीज़ों पे बात की गई। एक तो था UNFCCC, दूसरा था CBD। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जैव विविधता के प्रोटेक्शन से संबंधित है। इसके बाद एक आया एजेंडा 21। क्या आया, एजेंडा 21। ये किससे संबंधित था, ये था सतत विकास से संबंधित, सतत विकास से संबंधित। ठीक है, सतत विकास के लिए एक कार्य योजना देना इसका कार्य था। इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद रियो हो गया, तो रियो के बाद आया, एक मिनट, रियो के बाद आया रियो प्लस 10। तो रियो 1992 में हुआ था, तो रियो प्लस 10 कब हुआ, 2002 में। कहाँ पे हुआ, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। यहाँ एसडीजी के जो पूर्ववर्ती लक्ष्य थे, जो अभी एसडीजी चल रही है ना, इससे पहले एमडीजी चल रहा था, तो यहीं पे एमडीजी को अपनाया गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यहीं से एमडीजी को अपनाया गया। एमडीजी अब खत्म हो चुका है, इसलिए इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है। एमडीजी को कब अपनाया गया, 2002 जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 समिट में। और अब इसके 10 वर्षों बाद, यह रियो समिट के 20 वर्षों बाद रियो प्लस 20 आयोजित हुआ। ये भी कहाँ आयोजित हुआ, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, ब्राज़ील में है। ठीक है, तो यहाँ पे एसडीजी लक्ष्यों का समर्थन किया गया कि जैसे ही एमडीजी लक्ष्य खत्म होते हैं हम एसडीजी लक्ष्य को लाएंगे। एसडीजी लक्ष्यों को लाने का समर्थन किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया, रियो प्लस 20 में किया गया। और एक दस्तावेज जारी हुआ, द फ्यूचर वी वॉन्ट। द फ्यूचर वी वॉन्ट नाम से एक दस्तावेज यहाँ पे जारी हुआ। इसके बाद यूएन महासभा की 70वीं बैठक हुई। कहाँ हुई, न्यूयॉर्क में। कब हुई, 2015 में। ठीक है, यूएन महासभा की 70वीं बैठक हुई 2015 में। अब इस समय तक जो एमडीजी लक्ष्य थे वो खत्म हो चुके थे 2015 में। तो अब यहाँ से लागू हुआ एसडीजी
लक्ष्य लागू हुए। कब से कब तक के लिए? 2015 से 2030 तक के लिए। ठीक है, 2015 से 2030 तक के लिए। और इसमें जो दस्तावेज जारी हुआ उसका नाम बस थोड़ा सा सुन लीजिए। अपनी दुनिया के लिए बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा। अपनी दुनिया के लिए बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा, है ना। इसने 15 सालों के लिए एसडीजी लक्ष्यों को लागू किया। कितने एसडीजी लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 17। और कितने उप लक्ष्य हैं? 169। एसडीजी लक्ष्य कितने हैं तो बहुत बार पूछा जा चुका है, अब इसको भी ध्यान रखिएगा। उप लक्ष्य कितने हैं? 169। तो एक बार 17 के 17 एसडीजी लक्ष्यों पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और थोड़ा ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं माइंड मैप बना के। तो देखो, पहले तो हम 1 से 6 तक याद करेंगे। 1 से 6 तक सुन लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक को देखेंगे। पहला क्या है? नो पॉवर्टी। ठीक है। दूसरा क्या है? जीरो हंगर। तीसरा क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। राइटिंग के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है। और छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो देखो, ये जो 1 से लेकर 6 तक के लक्ष्य हैं, ये सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किस क्षेत्र से? सोशल क्षेत्र से, सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र से। ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रिक है, सामाजिक क्षेत्र के, जो सामाजिक क्षेत्र के कितने हैं? 6 हैं। कितने, क्या ट्रिक है इनकी? पीएच ही जीवन। ठीक है। ऐसे होती है ना जीवन की स्पेलिंग, JIVAN, तो इसको JW लिख दिया है। पीएच ही जीवन। P से पावर्टी, H से हंगर, फिर उसके बाद H से हेल्थ, उसके बाद E से एजुकेशन, J से जेंडर, इसको G कर लीजिए, G से जेंडर, और W से वाटर। पावर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर एंड वाटर। नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पीएच ही जीवन, या फिर आप GW को कुछ और कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया, पीएच ही जीवन। ये हो गए 1 से 6 तक। अब इसको आगे चलते हैं। दूसरे हमको इकोनॉमिक क्षेत्र के पढ़ने हैं, जो कि हैं 7 से 12 तक। 7 से 12 तक क्या है? पहला 7वें नंबर का अफोर्डेबल एनर्जी। अफोर्डेबल एनर्जी। 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर 9वें नंबर पर है इंडस्ट्रियल इनोवेशन। इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वें नंबर पर है रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी। रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी। ठीक है। और 11वें नंबर पर है सस्टेनेबल सिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और 12वें नंबर पर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो 7वें नंबर पे है अफोर्डेबल एनर्जी, 8वें नंबर पे है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9वें नंबर पर है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वें नंबर पर है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11वें नंबर पर है सस्टेनेबल सिटीज, और 12वें नंबर पर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। तो इसको कैसे याद करेंगे, एक थोड़ा सा माइंड में सोचेंगे। ठीक है। कैसे? इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें
एनर्जी के साथ वर्क करना पड़ेगा, तो अफोर्डेबल एनर्जी और डिसेंट वर्क, एनर्जी के साथ वर्क करना पड़ेगा। जब हम एनर्जी के साथ वर्क करेंगे अपने देश में तो हमारा आईआर इम्प्रूव होगा, इंटरनेशनल रिलेशन इम्प्रूव होगा, और क्या होगा, जो एससी कम्युनिटी है उसका भी उद्धार होगा। तो आईआर से क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, और आर से हो जाएगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, फिर एस से क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज, और सी से क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये हो जाएगा आपके इकोनॉमिक सेक्टर के जो एसडीजी गोल्स हैं। कैसे, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी के साथ वर्क करना पड़ेगा। जब एनर्जी के साथ आप वर्क करेंगे तो आपका आईआर बढ़ेगा और एससी कम्युनिटी को भी फायदा पहुंचेगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सबसे इजी है इन्वायरमेंट सेक्टर के जो है एसडीजीज। क्या है उसमें, सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। फिर है लाइफ बिलो वाटर, इसको याद करना भी बहुत इजी है, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, इन्वायरमेंट में हम सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज ही पढ़ते हैं। तो क्लाइमेट चेंज होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होगा, लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर का जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये 3 लक्ष्य इकोनॉमिक से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब 2 बचे, 2 में एक 16 और 17। अब इन सब के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होगी, एक संस्था की ज़रूरत होगी, है ना। तो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और क्या है, और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी, पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी। तो ये हो गए हमारे 17 एसडीजी लक्ष्य। ठीक है, अगर कुछ उसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।